नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे हम क्लास सिक्स्थ साइंस क्लास सिक्स्थ पढ़ रहे हैं, साइंस है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है 4। इस चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। क्या नाम है? वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, ज़्यादा कोई काम की चीज़ तो है नहीं, लेकिन सुन लो फिर भी। देखा, हमने देखा कि हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत सी अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हमने अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने, बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। मतलब वही बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। देखो, जहाँ टफ लाइन आएगी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, है ना। ये तो सिंपल भाषा लिखी, तो इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न होते हैं। मतलब देखो, हर चीज़ दिखने में अलग अलग होती है। हर चीज़ का बनावट अलग अलग होती है। कोई चीज़ गोल होती है, कोई चौकोर होती है, कोई त्रिकोण होती है, कोई समष्ट होती है ना। कोई षष्ठभुज होती है। तो मतलब अलग टाइप की आकृतियाँ होती हैं, और वो बनी भी अलग अलग चीज़ें। कोई लोहे की बनी है, कोई लकड़ी की बनी है, कोई मिट्टी की बनी हुई है। तो अलग अलग मटेरियल उनके लिए यूज़ होते हैं। कोई प्लास्टिक का ही बना होता है। अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृतियों की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबड़ गेंद, फुटबॉल तथा कांच, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तु भी सम्मिलित कर लें, तो इन सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तु भी रखी जा सकती हैं। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिनकी खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें मैं अध्याय 1 की सारणियों में 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोली वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह से भी सम्मिलित हों। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि कुल मिला के आप तो ग्रुप बना लो। एक ग्रुप ऐसा बना लो जिसमें क्या हो, जिसमें सारी खाने वाली चीज़ें हों, कुल चीज़ों का ग्रुप बना लो। तो मतलब कुल मिला के बात कर रहा है ग्रुप बनाने की। तो ग्रुप तो आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, है कि नहीं दोस्त। तो उसी चीज़ की बात कर रहा है। अब देखिए कि रुक जा मेरे भाई, है ना। अब लिखा है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। तो बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को हम इस समूह में स्थान मिल सकता है। मतलब अलग अलग चीज़ों ग्रुप बनाने की बात कर रहा है। अंतः वस्तु के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों, जिस पदार्थ से बने के आधार पर बांटा। तो मतलब हमने भी देखा कि आकृति का मतलब कि उसकी बनावट कैसी, बाहर की तरफ से कैसा दिखता है। प्लस उसके बाद हमने ये देखा कि उसका मटेरियल क्या क्या है, कि किस मटेरियल से वो बना है, प्लास्टिक का है, लोहे का है। तो इन सभी चीज़ों की अपन बात की। देखा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती है। मृदा मतलब मिट्टी होती है, आप जानते होंगे। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? मतलब पदार्थों के और क्या उदाहरण होते हैं? देखो, पदार्थ क्या होता है, कुछ भी, कोई भी मटेरियल जिससे कोई वस्तु बनी हो वो पदार्थ कहलाता है। क्रियाकर्मों को गोली मारो, तुम तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो बस। लिखा है, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर्स, सड़कें, इनके बारे में सोचा जा सकता है। आप क्लास में बैठ कर कोई प्रोजेक्ट लिया जा रहा होगा, तो कुल मिला के बात ये है कि भाई इनके बारे में सोचा ही जा सकता है। अब सड़क को तुम उठा के क्लास में तो नहीं ला सकते, ऐसे ही ट्रैक्टर को उठा के नहीं ला सकते। लेकिन इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी होती हैं। इस प्रकार हम सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से समूह सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी तक कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा, या कुछ भी ऐसा कुछ कठिन शब्द ऐसा इसमें नहीं आया जो आपको समझ में नहीं आया हो, है ना। समझने वाला है भी नहीं इसमें कुछ अभी, ठीक है ना। जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। आइए, लिखा है, अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई वस्तु को सारणी 1 4 पॉइंट में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी होती है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तु संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र में कई कई वस्तु में कुछ वस्तुएं पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए हम अपने शिक्षक, अभिभावक एवं विचार विमर्श कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आप है ना कुछ चीज़ों को ना पहचान पाएँ, तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए भैया अपने टीचर का यूज़ करें। टीचर चीज़ें की मदद लें, जैसे प्लेट है, जो थाली है, इस्पात की बनी होती है, कांच की बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है ना। पेन पेन प्लास्टिक की बनी हो सकती है, लोहे की बनी हो। आती है पेन यार लोहे की बनी हुई, क्यों नहीं आती, है ना। तो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी हुई है ये पेन। क्रिया कर वो छोड़ो। इन सभी सारणियों में हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तु को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात
हमने यह पाया कि चारों ओर की वस्तु विभिन्न पदार्थों से बनी हुई है। कई बार तो वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं और फिर भी एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तु बनाई जा सकती हैं। यह कैसा निश्चित है किया जा सकता है कि दी गई वस्तु को बनाने में केवल कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं पदार्थों के गुण, कि पदार्थों के गुण क्या होते हैं। देखो, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे मैं बात करूँ धातुओं की, तो धातु कठोर होती हैं, है ना। धातुओं को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तो ये धातु के गुण है। लेकिन जब अधातु की बात करूँ तो वो कठोर नहीं होती, जैसे लकड़ी वगैरह है, ये कठोर नहीं होती है। क्या आपने कभी भी ये जानने का प्रयास किया है कि एक गिलास कपड़े का क्यों नहीं बना होता? भाई सिंपल सी बात है यार, गिलास का कपड़े का क्यों बनेगा? कैसी मूर्खता वाली बातें हैं। भाई गिलास में पानी डालेंगे तो वो भाई कपड़ा जो है वो पानी को रोक नहीं सकता, इसलिए हम कभी कपड़े का गिलास नहीं बनाते। कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया उसे याद कीजिए। हम यह ध्यान रखिए कि एक गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम अपने कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद होगा, मतलब हंसेंगे, सब मज़े ले लेंगे, प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ करें, धातु का यूज़ कर लो, कोई ऐसा पदार्थ जिससे क्या हो, जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी क्या है, बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। मज़े ले लेंगे सब, माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों का उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। मतलब कि हम कोई चीज़ किस मटेरियल की बनाएंगे, डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, मैं बाल्टी है, अब बाल्टी में तो भैया मैं यूज़ करूँगा किसी चीज़ को लिक्विड चीज़ को स्टोर करने के लिए, अधिकतर यूज़ ऐसा ही किया जाता है। अब मैं लकड़ी की बना लूँ, कागज़ की बना लूँ, तो सिंपल सी बात है यार, लिक्विड को नहीं रोक पाएगा, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अंततः पदार्थों का वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ विवेचना की गई है। दिखावट, बात करते हैं दिखावट क्या होती है। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से, एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे का, तांबे का और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही बात है। तीनों ही धातुएं हैं और धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। अब जैसे कि आप शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में ताजे कटे पृष्ठ को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया, इन पदार्थों में कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को चमकीले पदार्थों समूह को सम्मिलित कीजिए। क्या हम अन्य पदार्थों को इसी प्रकार कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? अब देखो, एक वर्ड आपके सामने आया जो अभी तक मुझे लगता है कि अभी बस इम्पोर्टेंट हुआ है, जो चमक अथवा धुती। धुती का मतलब भी क्या होता है, चमक ही होती है। धुती का मतलब क्या होता है, चमक होती है। इसको पहले सही करने दो मुझे। बहुत गंदा लग रहा है भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपको क्या देखना, इस प्रकार चमक अथवा धुती दिखते हैं। क्या दिखते हैं, चमक अथवा धुती दिखते हैं। ठीक है कि नहीं भाई? तो चमक को ही क्या बोलते हैं, धुती। मतलब एक बात है, जैसे कोई अपन नया लोहे की रॉड काटे तो तुम देखोगे तो यहाँ पर चमकता है, कैसा दिखता है, चमक दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है आपको? तो बस इसी को हम धुती बोल देंगे। तब कहीं धुती शब्द आए, धुती, तो आप है ना कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है। लगा, धातु के टुकड़े को उनकी धुती देखने के लिए काटना। देखो, धातु का टुकड़ा, अब ये जो आपको चमकीला हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कटने के बाद, इसी को हम धुती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धुती कहते हैं। अब पता नहीं यही बोलते हैं कि नहीं। ज्ञात कीजिए धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों में सूची बनाइए। काटने के स्थान पर कुछ पदार्थों को पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देखा जा सकता है कि वो धुतीवान है अथवा नहीं। मतलब तुम लगा कोई लकड़ी ले लो, लकड़ी के बीच से काट दो, क्या वो धुतीवान हो जाएगी? नहीं। लेकिन लोहे को बीच में से काट दोगे तो धुतीवान दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता? बस, पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की धुती होती है वे पदार्थ प्राय धातु होते हैं। पहली लाइन आपके लिए आ गई कि पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की धुती होती है प्राय धातु होते हैं। क्या होते हैं भैया वो? तो धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो ये चल रहा है भाई। तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की धातु होती है वे प्राय धातु होते हैं। क्या होते हैं? धुती होती है तो क्या होते हैं? धातु कहलाती है। क्या कहलाती है?
धातु कहलाती है। जैसे आपकी बात करूँ मैं, लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ तथा सोना धातुओं का उदाहरण है। कुछ वस्तुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, बहुधा मतलब कुछ समय बाद अपनी चमक खो देती हैं, और धातुहीन निष्प्रभ दिखाई दे लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। तो धातु जो है अपनी चमक कैसे छोड़ती हैं? देखो, आप जानते हो यार, लोहे की कोई रॉड ऊपर डाले आओ तो तुम देखोगे कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है, तो वो अपनी चमक खो देती है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होने लगता है? जंग लगने लगती है भाई। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ को धुती दिखाई देती है। जब हम किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यह देखें कि उनमें धुती है अथवा नहीं है, कि नहीं भाई? समझ आ गया कि नहीं? ठीक है भैया, आप बात करते हैं कठोरता की। आप कठोरता देखते हैं, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ दबाना, संपीड़ित, दबाने को क्या बोलते हैं? संपीड़ित करना बोलते हैं। देखो, साइंस की लैंग्वेज में कुछ वर्ड हैं जिनको बार बार दबाना बोलूँगा तो एक और सा लगता है ना, और गलत सेंस भी चला जाता है ये। तो संपीड़ित अपन इसका यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? संपीड़ित। यह कठिन होता है जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर, टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास करें। अब जब दब नहीं रही तो उसको क्या होगा? खरोचनो। संपीड़ित नहीं हो रही तो क्या कहते हैं? खरोचनो। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा अथवा खरोचा जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ? खरोच सकता हूँ, ठीक है, अथवा संपीड़ित कर सकता हूँ, उन्हें हम क्या बोल देंगे दोस्त? उन्हें हम बोल देंगे कोमल पदार्थ हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है उसे हम बोल देते हैं कठोर पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए कई रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट पदार्थों में विभिन्नता गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुच्छ मतलब क्या होता है? खुदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हुए? विलय और अविलय। देखो, मैं ये फालतू बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट आता हूँ मैं अपने काम पर। देखो, विलय क्या होते हैं? ये पदार्थ जल में विलय हुए, मतलब ऐसे पदार्थ, देखो कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं उन्हें हम विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय। अथवा तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं पदार्थ क्या कहलाते हैं? अविलय कहलाते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो सकता है? क्या द्रव भी जल में विलीन होते हैं? द्रव, अब देखो, जैसे सिरका, नींबू रस को सरसों अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव को एकत्र कीजिए, कांच का एक गिलास लीजिए अथवा जल में भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कर का मतलब क्या होता है? ऐसे मिक्स कर देना, समझ रहे हो? अब देखो, हम ये देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक वो ऐसे ही छोड़ देते पर वो पृथक हो जाते हैं। जैसे तेल है, अब तेल को जब जल में डालते हो तो देखो तेल आपको अलग ही दिखाई देगा। जो जल है वो तेल में मिक्स नहीं होता भाई। क्या नहीं होता? मिक्स नहीं होता। कुछ ऐसे जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ ऐसे गैस हैं थोड़ी बहुत मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाली जंतु पादपों के उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई देखो, जो भी जो भी प्राणी है जो गलफड़ों से सांस लेता है तो उसके लिए तो कौन सी ऑक्सीजन आवश्यक है? जो जल में मिली होती है। आप जानते हैं भैया, जल के अंदर ऑक्सीजन गैस तो होती है। क्यों? क्योंकि जल का फॉर्मूला ही क्या होता है? H2O होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। समझ रहे हो इस बात को? तो अब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अपन नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। और फेफड़े क्या करते हैं? केवल वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन जो गलफड़े होते हैं जिससे मछलियाँ सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की मदद से अपन क्या कर सकते हैं? गलफड़ों की मदद से केवल अपन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है ले सकते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। देखो, वस्तुएं जल में तैर सकती हैं, डूब सकती हैं। तो कुछ वस्तुएं तैर जाती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है घनत्व पर। अब घनत्व क्या होता है आगे समझाऊंगा आपको। क्रियाकल्प को ऐसे दिखान दो, आप आ जाओ टोटल इस पर। देखो, आकार तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास ताली में पहुंच गए थे। क्या यह नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिन्हें पदार्थ जल में तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं।
किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप एक गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रव्यों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पहाड़ में जान दो। अब बात करते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता के बारे में क्या बात करते हैं? देखो, डायरेक्ट इस पे आते हैं। उन पदार्थ अथवा सामग्री जिन्हें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। मतलब सिंपल जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं अपन? पारदर्शी पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? पारदर्शी। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि लोगों की नज़र उन पर जाए और देखें कितना बढ़िया बढ़िया टेस्टी, जैसे आप देख रहे हो दरुआ हल जो है अट्रैक्ट हो जाएगा इस पर। अब देखो, ये आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक में बिल्कुल आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, एक में कम कम दिखाई दे रहा है, एक में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शी। जिसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। दोस्त जिसमें कम कम दिखाई तो देता है लेकिन कम दिखाई देता है, इसे बोलते हैं पारभासी, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। अब ये क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है। क्या होता है? वर्सल क्या लिख दिया मैंने? ट्रांसवर्सल, हाँ है ना, इन ट्रांसवर्सल। अब आइए, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकता है। ठीक है, अब देखिए, जिसके इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख पाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। समझा दिया। यह आप नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में कितने गद्दे के डिब्बे अथवा धातु के पात्र भीतर क्या है। लकड़ी अथवा धातु अपारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। ठीक है, अब आप क्या देख सकते हैं? भाड़ में जान दो। आप तो मैं तो जो बता रही हूँ उस पर आओ, पारभासी पे आओ। कदाचित नहीं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं वो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, इसे क्या बोलते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। कागज पर लगे इन तौलियों के धब्बों को यदि आप याद कीजिए, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी है। कैसा है? पारभासी। देखिए, क्या आप पारभासी पदार्थों में कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अंततः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च कांच को हथेली पर ढकने से सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करने पर हथेली दूसरी ओर प्रक्षेपण कीजिए। यह जानना चाहती है कि यह क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। क्या टॉर्च प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? देखो, टॉर्च अब अगर ये मैं देखूं तो ये स्थिति कैसी है? दिखाई तो दे रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से तो मैं बोल सकता हूँ पारभासी है। टॉर्च कैसा है? पारभासी। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है अथवा इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों के समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूह में अपनी सुविधा के लिए रखते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि हमें एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, डेली लाइफ में हम चीज़ों को एक साथ क्यों रखते हैं? जैसे किताबें हैं तो मैं किताबों के साथ ही रखूँगा। ऐसा नहीं है कि एक किताब यहाँ रखी, एक किताब मैंने कपड़ों के साथ रख दी, है ना। तो क्यों क्या? ताकि मैं देखूंगा तो सारी चीज़ें मुझे वहीं मिल जाए। मैं किताब देखूं तो मैं किताब वाली डेस्क खोल लूँगा, मुझे कपड़े देखने होंगे तो मैं कपड़े वाली डेस्क खोल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो सारी चीज़ कपड़े की वाली जगह मिलेंगे, किताब वाली जगह मिलेंगी। अगर इनकी जगह चेंज होगी तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आएगी। मतलब इसी प्रकार कई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी सामानों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों भंडारों किसी अन्य स्थान पर रखता है। इस प्रकार समूह को लाभप्रद होने से एक दूसरा कारण ये भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अपन ने कठोर के बारे में जाना, अवलय के बारे में जाना, द्वितीय में चमकीले के बारे में जाना, पदार्थ के धातु के बारे में जाना, अपारदर्शी खुरदुरे के बारे में जाना, विलय, पारभासी, अपारदर्शी के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। हम हो चुके हैं ज्ञानी। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।